वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ निशान चौधरी एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है निश क्लासेस में एक बार फिर से। दिस क्लासेस आर फॉर जस्ट एन टी यू जी सी नेट सेट एग्ज़ाम एंड फॉर जे आर एफ ऑफ कोर्स। एंड आज मैं फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की यूनिट 2 आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम करने वाले हैं बेसिकली फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ प्लानिंग। एज यू कैन सी, हमारे चैप्टर्स कौन कौन से रहने वाले यूनिट 2 में। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल टेक्निक्स, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो आज हम फर्स्ट चैप्टर कंसिडर करेंगे सिर्फ, दैट इज़ प्लानिंग, बिकॉज प्लानिंग अपने आप में एक बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, तो इसको अकेले करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सो प्लानिंग आप किसको बोलेंगे? थिंकिंग बिफोर हैंड, मतलब कोई काम होने से पहले आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, दैट इज़ प्लानिंग। सिंपली हम ये बोल सकते हैं, थिंकिंग अहेड इज़ प्लानिंग। जो भी हमें अचीव करना है उसके लिए हम पहले से कुछ सोच के चले, समझ के चले, अपने गोल सेट करके चले, दैट इज़ प्लानिंग। तो प्लानिंग में बेसिकली स्टेप्स कौन से आते हैं? सेटिंग गोल्स, हम गोल सेट करेंगे। फाइंडिंग स्टेप्स, किन स्टेप्स को लेके हम उन गोल्स को अचीव करने वाले हैं, दैट इज स्टेप्स। देन ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे, दैट इज टाइम, मनी एंड पीपल। हमें लोग चाहिए काम करने के लिए, पैसा चाहिए काम करवाने के लिए, टाइम चाहिए, कौन से वक्त पे वो वाला काम होगा जिससे कि हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। क्रिएटिंग अ टाइम लाइन, फिर हम एक टाइम लाइन क्रिएट करेंगे कि इतने से लेके इतने वक्त में हम ये गोल अचीव करने वाले हैं। देन प्रिपेयरिंग फॉर चैलेंजेस, अब कोई प्लान बनाया है, कुछ अचीव करना, कोई गोल सेट किया, ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगी, कोई ना कोई दिक्कतें ज़रूर आएंगी जो हमें फेस करनी पड़ेगी फ्यूचर में। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे प्लानिंग की। ऊंस एंड ओडोनल, दोनों अलग अलग पर्सन है, ध्यान में रखेंगे। ऊंस एंड ओडोनल ने एक डेफिनेशन दी है, उन्होंने कहा है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do it, and when to do it, and who is to do it। हम क्या करना चाहते हैं, प्लानिंग बोला जा रहा है। एक हम डिसीजन लेते हैं एडवांस में कि हम क्या करना चाहते हैं, उस चीज़ को कैसे करेंगे और कब करेंगे, और हाउ, हु इज़ टू डू इट, और कौन उसको करने वाला है। ये कहते हैं ऊंस एंड डोनोरल। सिंपल सी डेफिनेशन है, आई होप आपको याद हो जाएगी। एंड मेक श्योर कि जब भी आप एग्ज़ाम में ये डेफिनेशन लिखे तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखे, जहाँ पे कॉमास आ रहे, लाइक यहाँ पे कॉमा आ रहा है, यहाँ पे कॉमा आ रहा है, ये सारी चीज़ें कंसीडर करें। जहाँ जहाँ पे कॉमास आएंगे वहाँ वहाँ पे आपको डेफिनेशन को मेंशन करना है। देन आ जाते हैं हम एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे एडवांस में। ऊंस एंड डोनाल्ड कहते हैं कि सबसे पहले एडवांस में डिसाइड कीजिए, थिंक कीजिए बिफोर हैंड। आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, किस तरह से करेंगे, व्हेन टू डू, कौन से वक्त पे करेंगे, हु इज़ टू डू, कौन इस काम को करेगा। देन ब्रिजिंग द गैप, अब इन सबको फुलफिल करने के लिए जो भी आपका डिज़ायर, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफिल करने के लिए आप रिसोर्सेज प्लान करोगे। देन मेकिंग थिंग्स पॉसिबल, उस प्लान को एग्जीक्यूट करोगे, उसको अचीव करने की कोशिश करोगे, दैट इज़ मेकिंग थिंग्स पॉसिबल। देन हाइमन ने भी एक डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। हाइमन की डेफिनेशन कहती है, थियो हाइमन इनका पूरा नाम था, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन। ये कहते हैं प्लानिंग का मतलब है कि हम एडवांस में डिसाइड करें कि हम क्या करना चाहते हैं, दैट इज़ प्लानिंग। सिंपल डेफिनेशन है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। देन थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल मीन्स आप अपनी दिमाग से काम लेते हैं, सोच समझ के काम लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, आपके पास अलग अलग विकल्प होते हैं जिनमें से, अल्टरनेटिव मीन्स विकल्प, उन विकल्पों में से आप एक बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं। देन परवेसिव, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स। प्लानिंग को आपको हर जगह अप्लाई करना पड़ता है, हर जगह आप छोटे छोटे प्लान्स बना के चलते हैं। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जो है कोई भी डिसीजन लेगा, जो भी कुछ करेगा, सबसे पहले प्लानिंग ही एक ऐसा स्टेप आएगा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होगा। उसके बाद आपके ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आते हैं। देन आते हैं फोरकास्टिंग।
अब प्लानिंग का मतलब यही है कि आप फ्यूचर के इवेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए फोरकास्ट करते हो कि आगे फ्यूचर में ये सर्कमस्टांसेस आने वाले हैं, उनके बेसिस पे अपने प्लान्स प्रिपेयर करते हो। देन इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है। एक बार आपके कंट्रोलिंग स्टेप पे आप पहुंच गए, उसके बाद दोबारा से आप नए प्लान बनाओगे। प्लानिंग फ्लेक्सिबल होता है, प्लानिंग में आप कुछ फेर बदल कर सकते हो। अगर आपने प्लान्स बनाए, इतने रिजिड नहीं होते हैं वो, कि इतने ठोस नहीं होते हैं। आप प्लान्स में थोड़े बहुत फेर बदलाव कर सकते हो एज पर द सिचुएशन और कंटीजेंसीज। देन गोल ओरिएंटेड होता है प्लानिंग में। आप बेसिकली एक गोल सेट करते हो जिसको अचीव करने के लिए आप आगे पूरी एग्जीक्यूशन करके चलते हो। देन इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है प्लानिंग। अब प्लानिंग देखिए, आपके हर एक जो भी प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के साथ इंटरलिंक करेगा। अगर आप प्लान अच्छे होंगे तभी उसको ऑर्गेनाइज कर पाओगे। ऑर्गेनाइज के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग। ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। देन लीड्स टू एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया एफिशिएंसी। आप एफिशिएंसी का मतलब तो जानते हैं, एफिशिएंसी अचीविंग द टास्क ऑन टाइम विद बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड विद चीप इन चीपेस्ट वे, ऐसा बोल सकते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि चीपेस्ट वे में काम करना, अच्छे से काम करना, अच्छे से उस टास्क को अचीव करना। एंड इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आप ऑन टाइम किसी चीज़ को कर लो, दैट मीन्स यू आर इफेक्टिव। तो आपको मिनिमम वेस्टेज के साथ अचीव करना है अपने टास्क को। देन considers limited factors. Planning involve taking into account the constraints and limitations such as resources, times and external conditions. अब जो भी आपके अलग अलग constraints होते हैं, जो limited factors होते हैं, limited resources होते हैं, इन सब को consider करके चलता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग के दौरान आप पता लगाते हो कौन सी रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, अगर टाइम है, या एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल कंडीशंस कुछ होंगी जो आपको दिक्कतें पैदा करेंगी। ये सब चीज़ें आप प्लानिंग के दौरान डिसाइड करते हो। क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन। अब प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे। आपका सेलिंग डिपार्टमेंट होगा, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के चलना, दैट इज़ प्लानिंग का पर्पस है। देन आ जाते हैं प्लानिंग के प्रोसेस पे। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स आएंगे प्लानिंग में। प्लान बनाओगे तो किस तरह से आप प्लान को बनाओगे, तो उसकी ये स्टेप्स दिए हुए हैं, ये आपको इसी सीक्वेंस में लर्न करने हैं। लाइक हैविंग परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले आपको प्रिसीव करना है कि अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी है। लाइक मैंने आपको स्वॉट पढ़ाया था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ वीकनेस आपकी इंटरनल होगी, एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स आपके एक्सटर्नल होंगे। ये एक्सटर्नल है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए आपको अपॉर्चुनिटीज़ का पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लान्स बनाइए। अगर अपॉर्चुनिटी कोई आने वाली है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान प्रिपेयर कीजिए। आपको थोड़ा सा प्रिसीव करना, परसेप्शन होना चाहिए अपॉर्चुनिटी के बारे में, आपको पहले से थोड़ा सा ज्ञात होना चाहिए। देन इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब आप जब आपने अपॉर्चुनिटी को प्रिसीव कर लिया, आपको पता चल गया कि ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो उसके बाद आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए। आपके ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? दे शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, अचीव कर पाओ, रेलिवेंट होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर वक्त में कंप्लीट होने वाले होने चाहिए। ठीक है। देन आ जाते थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप कहता है डिटरमाइनिंग प्लानिंग लिमिटेशंस और प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का यहाँ पे मैंने छोटा सा मीनिंग लिख दिया हुआ, रेफर्स टू अ सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। अब प्रीमाइसेस आपके होते हैं छोटे छोटे अजम्पशंस फ्यूचर को रिलेटेड। लाइक आपको फ्यूचर में लग रहा है कि महंगाई बढ़ने वाली है, फ्यूचर में आपको लग रहा है कि इन्फ्लेशन होने वाला है, या फिर आपको फ्यूचर में लग रहा है कि मौसम बदलने वाला है। कोई भी ऐसी एजम्पशन हो सकती है, उनको आप प्रीमाइसेस बोलेंगे। तो आपको प्लानिंग जो होता है, आपको प्लानिंग के दौरान आपको लिमिटेशंस या प्रीमाइसेस का पता होना चाहिए, एजम्पशंस का पता होना चाहिए कि आगे क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं। लाइक आपका उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बजट्स को डिसाइड करेंगे, रिसोर्सेज को देखेंगे कि रिसोर्सेज उस वक्त पे अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान प्रिपेयर करोगे। मार्केट कंडीशंस को देखोगे कि मार्केट की कंडीशन कैसे रहने वाली है। लाइक मार्केट की कंडीशंस आपकी आ जाती है बुल, बियर, स्टैग,
इसके बारे में आप खुद एक बार पता करना कि कौन सी कंडीशंस होती है, स्टॉक मार्केट में अप्लाइज होती है ये कंडीशंस। देन उसके अकॉर्डिंग हमें एक रियलिस्टिक प्लान बनाना है। कुछ भी अपने मन से आप प्लानिंग करके ना चलो, सारे कॉन्स्ट्रेंट्स को आप साथ में लेके चलो, जो भी आपको फ्यूचर में पॉसिबल दिक्कतें आने वाली है। इंटरनल फैक्टर्स को इंक्लूड करो एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को इंक्लूड करो। यहाँ पे ये चीज़ भी लिखी हुई है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या थ्रेट्स है आपके, ये सब चीज़ों को आप साथ में लेके चलो। देन आते हैं मेकिंग फोरकास्ट। अब इन सब चीज़ों के बेस पे आप क्या करोगे, फोरकास्टिंग करोगे, आप प्रिडिक्ट करोगे। फोरकास्ट करना मीन्स प्रिडिक्ट करोगे कि मार्केट की कंडीशन, मार्केट में डिमांड होने वाली है इस प्रोडक्ट की या नहीं, इकोनॉमी में कोई चेंजेस आने वाले हैं नहीं, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आने वाली है या नहीं, या फिर इन सब चीज़ों को देखते हुए आप अपना डिसीजन लोगे। देन आते सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। अब आपके पास अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होंगे, अलग अलग विकल्प होंगे, एक ए ऑप्शन होगा, एक बी ऑप्शन होगा, एक सी ऑप्शन होगा। अब इनमें से आपको सर्च करना है, ये सारे ऑप्शंस आपको सर्च करने हैं कि आपने जो प्लान बनाया उसको अचीव करने के कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप अचीव कर सकते हो। ए बी सी आपने सर्च कर लिए तरीके। देन उसके बाद इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स। अब आपने जो ए बी एंड सी अल्टरनेटिव सर्च किए थे, इनको इवेलुएट करोगे। आप इवेल्युएशन में क्या करोगे, पता लगाओगे कि यहाँ से आपको 50,000 का खर्चा आ जाएगा, यहाँ से आपको 60,000 का खर्चा आएगा, यहाँ से आपको 40,000 का खर्चा आएगा, लेकिन काम तो सेम ही होगा। तो आपने यहाँ पे इवेलुएट कर लिया, इनके खर्चे पता लगा लिए, इनकी इवेल्युएशन कर ली। देन सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव। अब इसमें से आपको बेस्ट पड़ेगा शायद ये 40,000 वाला, लेकिन हो सकता है कि ये वाला 50,000 वाला ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, इससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा आए। मान लीजिए इससे प्रॉफिट 1 लाख निकल के आएगा, लेकिन इससे प्रॉफिट आपका 2 लाख निकल के आएगा, और इससे प्रॉफिट आपका 1,50,000 निकल के आएगा। तो एज़ कम्पेयर टू दिस अल्टरनेटिव आप सिलेक्ट कौन सा करोगे, ये वाला जहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। थोड़ा यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आएगा, लेकिन प्रॉफिट आपका उससे ज़्यादा आने वाला है। तो आप सिलेक्ट करोगे, ये सब रैशनल थिंकिंग के बेस पे आप सिलेक्ट करोगे कि आप ऑप्शन ए सिलेक्ट कर रहे हो। इस तरह से आप बेस्ट अल्टरनेटिव मतलब एक विकल्प को चुनोगे, उसको इवेलुएट करने के बाद। पहले आप इवेलुएट करोगे कि किसमें कितना खर्चा आ रहा है, किसमें कितनी चीज़ें होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग आप बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करोगे। तो इस तरह से आपके प्लानिंग के स्टेप्स रहने वाले हैं। एंड एक और स्टेप है आपका फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिंग प्लान्स। अब आपको सपोर्टिंग प्लान साथ में बनाते हुए चलना चाहिए। देखिए, एक होता है आपका मेन प्लान, जो मेन प्लान है जिसको हमने सिलेक्ट कर लिया कि इसके अकॉर्डिंग हम अब ये चीज़ें करने वाले हैं। अब मेन प्लान के साथ साथ आपको साथ में सपोर्टिंग प्लान्स भी लेके चलने पड़ेंगे। अब सपोर्टिंग प्लान एक नहीं होगा, सपोर्टिंग प्लान 3-4 तरह के हो सकते हैं, जैसे ए बी सी डी, बहुत तरह के सपोर्टिंग प्लान्स हो सकते हैं जो मेन प्लान को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। ये सारे प्लान्स आपके मेन प्लान को अचीव करने में हेल्प करेंगे। किस तरह से, जैसे आपका ये मान लीजिए मार्केटिंग का प्लान है, ये प्रोडक्शन का प्लान है, ये फाइनेंस का प्लान है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान है। तो ये सारे मेन प्लान को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। आपका मेन प्लान था प्रॉफिट अचीव करना, आपको प्रॉफिट बनाना है मोर देन 1,50,000। तो ये सारे प्लान्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, ये सब चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। छोटे छोटे प्लान हेल्प करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में। दैट इज़ योर मेन प्लान। समझ के देन उसके बाद आ जाते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। उसके बाद जो भी आपने प्लान सोचा है, जो सपोर्टिंग प्लान बनाए हैं, जो मेन प्लान को एग्जीक्यूट करना है, अब उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसको एग्जीक्यूशन पे लेके आओगे, उसको चलाना शुरू करोगे। अब इस स्टेप पे थोड़ा पेन गायब हो गया यहाँ से, ओके। देन आप मेन प्लान उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। देन लास्ट स्टेप हमारा आता है रिव्यूइंग द प्लान। अब रिव्यू में आप क्या करोगे, उस प्लान को बार बार देखते रहोगे, उसको मॉनिटर करते रहोगे कि वो एज पर योर एक्सपेक्टेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, जैसा आपने सोचा था उस तरह से चल रहा है नहीं, उसको ट्रैक करते रहोगे। इन केस एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है तो आप नेसेसरी एडजस्टमेंट्स भी करते रहोगे। आप देखते रहोगे कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, प्लान में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको रिव्यू के दौरान ठीक करोगे। अगर कहीं पे फाइनेंसेस की कमी हो रही है तो आप फाइनेंसेस अरेंज करोगे, कहीं पे लेबर काम नहीं कर रही है तो उनको लीड करोगे, लीडिंग जिसको हम बोलते हैं लीडिंग, या फिर कमांड करोगे। इस स्टेप में हम यही करते थे ना, लीडिंग एंड कमांडिंग में।
हम मोटिवेशन देते हैं, उनको लीड करते हैं, उनको राह दिखाते हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। अब आपको आई होप समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। अब टाइप्स ऑफ प्लान जो है बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंथी है लेकिन इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सो इसको हमने सबसे पहले डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे, टाइम हॉरिजॉन के बेसिस पे हमारे पास तीन तरह के प्लान आते हैं: लॉन्ग टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान एंड शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान मीन्स लंबे प्लान। अब लंबे प्लान जो होंगे वो टिपिकली 5 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा के होंगे, 5 साल या फिर उससे ज़्यादा के, ठीक है। अब आ जाते हैं मीडियम टर्म प्लान्स पे। मीडियम टर्म प्लान्स आपके 1 साल से ज़्यादा के होने वाले हैं, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा के होने। और शॉर्ट टर्म जो होने वाले हैं वो लेस देन 1 ईयर होने वाले हैं, ठीक है। अब इतना सा बस इनमें डिफरेंस है। जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो 5 साल से ज़्यादा के होने वाले हैं, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा। एंड मीडियम टर्म जो है वो 1 साल से लेके 5 साल तक होने वाले हैं, ठीक है। और जो आपके शॉर्ट टर्म है वो लेस देन 1 ईयर के होने वाले हैं। इतना सा आपको डिफरेंस याद रखना है। देन आ जाते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजीरियल लेवल। दूसरा बेसिस आ जाता है हमारा डिवाइड करने का मैनेजीरियल लेवल पे। अब मैनेजीरियल लेवल आपके तीन तरह के होते हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो टॉप लेवल प्लान्स जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा प्रिपेयर किए जाएंगे। यहाँ पे यही लिखा है, जैसे सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये इन प्लान्स को प्रिपेयर करेंगे, बेसिक प्लान्स होंगे हमारे। देन आ जाते हैं मिडिल लेवल पे। मिडिल लेवल प्लान्स जो होंगे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगी हमारी, जैसे डिविजनल मैनेजर्स हो गए, डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, ये सारे लोग जो होंगे इन प्लान्स को प्रिपेयर करेंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। लोअर लेवल प्लान लोअर लेवल मैनेजमेंट द्वारा प्रिपेयर किए जाएंगे, फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर्स या फिर टीम लीडर्स, ये लोग इन प्लान्स को प्रिपेयर करेंगे एज पर देयर डिपार्टमेंट। देन हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉडनेस। अब ब्रॉडनेस के बेसिस पे मतलब कितने ब्रॉड प्लान है, कितने लंबे जटिल प्लान है। देन इस पे आ जाते हैं हम कॉर्पोरेट लेवल प्लान्स पे। कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी लेवल प्लान। तो कंपनी लेवल प्लान्स मतलब ओवरऑल कंपनी को, ओवरऑल स्ट्रेटेजीज एंड गोल्स को कंसीडर करेंगे, पूरी कंपनी को कंसीडर करते हुए चलेंगे। देन डिपार्टमेंटल लेवल प्लान, अब ये कंपनी के थे, ब्रॉड पे कॉर्पोरेट लेवल प्लान कंपनी का प्लान है, ठीक है। तो कंपनी में तो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन कंपनी के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होंगी, सेलिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। अब इन डिपार्टमेंट्स में जो आपके छोटे छोटे प्लान बनाए जाएंगे डिपार्टमेंट्स लेवल पे, तो उनको बोलेंगे डिपार्टमेंटल लेवल प्लान्स। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्लान बनाया कि वो कॉस्ट कट करेगी 10% तक अगले साल तक, तो अगले साल तक उन्होंने ये अचीव करना है प्लान, उनका प्लान है कि वो कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे अगले साल तक। देन आ जाते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। अब यूज़ के बेसिस पे यहाँ पे प्लान बनाए गए हैं कुछ, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट प्लान है हम किस तरह से, ये सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला है आगे, इसी के सब पार्ट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। स्टैंडिंग प्लान्स और रिपीटेडली यूज प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स वो होते हैं जो हम बार बार यूज़ करते हैं, एक बार वो प्लान बना दिए तो उसके बाद वो फिक्स हो जाएगा, मतलब एक तरह से फिक्स्ड प्लान्स है ये, ठीक है। और सिंगल यूज़ प्लान है, या फिर एडहॉक प्लान बोलते हैं या स्पेशल प्लान्स बोलते हैं, किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, फॉर पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है। पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए जाएंगे। अगर आपने इस साल कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसके लिए छोटा सा प्लान बना दिया, या फिर कोई नया प्रोग्राम करने वाले उसके लिए छोटा सा प्लान बना दिया, ये सब सिंगल यूज़ प्लान्स में आ जाते हैं। अब चलिए इनके टाइप्स करते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स और रिपीटेडली यूज प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान में सबसे पहले आपका आ जाएगा मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। तो मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, मिशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड इट्स फंडामेंटल रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। आपकी मिशन स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, कंपनी की मिशन स्टेटमेंट क्या, उसमें फंडामेंटल यानी कि मेन रीज़न लिखा होता है कि आपकी जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में क्यों आई है, किस लिए वो काम कर रही है, वो उसका काम करने का मकसद क्या है, व्हाट इट डज, व्हाट इट एम्स टू अचीव, वो अचीव क्या करना चाहती है, ये मिशन स्टेटमेंट में लिखा होता है। ये प्लान एक तरह से आपका स्टेबल रहता है एंड ये ब्रॉड होता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। देन आ जाते हैं हम मिशन के इम्पोर्टेंस पे। अगर मिशन की इम्पोर्टेंस देखें तो मिशन, अगर आपको पता होगा कि आपकी कंपनी का मिशन क्या है, क्या फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है, तो वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है, उसके अकॉर्डिंग काम करो। मोटिवेशन देगा कि हमें मिशन को अचीव करना है। अलाइनमेंट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स आर अलाइन विद द कोर पर्पस। अब आपका जो अलाइनमेंट का मतलब यही होता है ना कि एक साथ चलना रहना चाहिए, ठीक है। तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स है, जो आप एफर्ट्स लगा रहे हो, जो आप काम कर रहे हो,
जो आप इतना सब कुछ कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, वो किसके लिए होना चाहिए? आपके कोर पर्पस के लिए होना चाहिए। कोर पर्पस क्या है? आपका मिशन, दैट इज़ इट। तो आपको ये इंपॉर्टेंट समझने पड़ेंगे। देन आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स पे। अब ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स दैट ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव। अब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे आपका जो मिशन है, आपने मिशन बना लिया, मिशन आपका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फंडामेंटल, फंडामेंटल मीन्स मेन, जो आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में क्यों है, आपकी कंपनी एक्चुअली करती क्या है और क्या आगे बनना चाहती है, ये मिशन बता रहा है। अब इसी में से निकल के आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स इसी में से निकल के आ गए। अब ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो स्पेसिफिक छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव होंगे जिनको आप मेजर करोगे, जिनको आपने अचीव करना है। ये आपको टारगेट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आपने डायरेक्टली करना क्या है, अपने मिशन को अचीव करने के लिए क्या करना है। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो स्पेसिफिक होंगे, मेजरेबल होंगे, टाइम बाउंड होंगे, मीन्स कि आपको कुछ वक्त में कंप्लीट करने, अचीवेबल होंगे, मीन्स रियलिस्टिक होंगे, अटेनेबल होंगे। ऐसा नहीं कि आप कहीं से चांद तारे तोड़ के लाने का ऑब्जेक्टिव सेट कर दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबिलिटी होना भी ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। देन आ जाते हैं हम इम्पोर्टेंस पे। ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन जस्टिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जस्टिफाई करता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेगा वो चीज़। देन फोकस प्रोवाइड करेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वो किसकी तरफ जाने चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं। परफॉर्मेंस मेजर करेगा, अगर आप ऑब्जेक्टिव्स को टाइमली अचीव करते हो तो इससे आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा कि हाँ आप अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे हो। देन एफिशिएंट यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है वो आप एफिशिएंटली यूज़ करोगे ऑब्जेक्टिव्स के दौरान। देन आ जाते हैं पॉलिसीज़ पे। अब पॉलिसी सेकंड पार्ट है हमारे स्टैंडिंग प्लान्स और रिपीटेडली यूज प्लान्स का, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट था मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, सेकंड है पॉलिसीज़। तो पॉलिसीज़ के ऊंस ने एक डेफिनेशन दी, इनका पूरा नाम है हेरोल्ड ऊंस। देन पॉलिसीज़ आर जनरल स्टेटमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग दैट गाइड्स थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग। बोला है पॉलिसीज़ कुछ जनरल स्टेटमेंट्स है, एक लिखित स्टेटमेंट्स होती हैं 1 2 करके, ये मैंने पॉलिसीज़ बना दी। अब ये हमें गाइड करेगी डिसीजन मेकिंग। जब भी हमने कुछ डिसाइड करना होगा हम पॉलिसीज़ के अंतर्गत रह के डिसाइड करेंगे, अंतर्गत रह के डिसीजन लेंगे। तो पॉलिसीज़ जो है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देंगी डिसीजन मेकिंग के लिए, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगी डिसीजन मेकिंग के लिए, गाइड करेंगी कि हम क्या डिसीजन लेंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। परमानेंट सोल्यूशन टू द सेम प्रॉब्लम, बार बार एक प्रॉब्लम आएगी, हम पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। पॉलिसीज़ थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती हैं, तो इनको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे हम पॉलिसीज़ में भी थोड़ी रिफाइनमेंट कर सकते हैं। देन आ जाते हैं जनरल गाइडेंस। जनरल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमें डिसीजन लेना होगा, अगर सेम सेम सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन बार बार आती है तो वहाँ पे ये जनरल रूल हम अप्लाई करके, यानी कि पॉलिसीज़ को अप्लाई करके डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अब पॉलिसीज़ रिटन फॉर्म में होती है, पॉलिसीज़ को लिखित रूप में लिखा जाता है। देन कंसिस्टेंसी होती है। अब इसकी वजह से कंसिस्टेंसी आएगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हम एक ही पॉलिसीज़ को फॉलो किए जा रहे हैं तो वहाँ पे उन्हीं के अकॉर्डिंग डिसीजन होगा, तो वो बार बार रिपीटेडली वैसे ही हमारी कंपनी चलती रहेगी इन अ गुड वे। देन पॉलिसीज़ के भी कुछ टाइप्स है। पॉलिसीज़ को हम ब्रॉडनेस के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ या ब्रॉड पॉलिसीज़। अब ये मेजर एरियाज़ को फोकस करेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा बनाए जाएंगे, मतलब बड़ी वाली पॉलिसीज़। देन फंक्शनल पॉलिसी या डिपार्टमेंटल पॉलिसीज़ या स्पेसिफिक पॉलिसीज़ जो आ जाती हैं वो टारगेट करती हैं स्पेसिफिक एरियाज़ को। ये मतलब डिपार्टमेंटल लेवल पे बनाई जाती हैं, ये पॉलिसीज़ डिपार्टमेंट्स के लिए बनाई जाती है। देन दूसरा पार्ट आता है इसका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे हम बेसिक पॉलिसीज़ बोल सकते हैं। बेसिक पॉलिसीज़ भी आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएंगी और ये सबऑर्डिनेट्स को गाइड करने के लिए होंगी। देन अपील्ड पॉलिसीज़ जो होंगी वो सबऑर्डिनेट्स बोलेंगे कि ये पॉलिसी क्यों नहीं सेट करते, लाइक मिनिमम वेजेस। अब जो वर्कर्स है वो बोल रहे हैं कि हमें मिनिमम वेजेस दी जाए पर डे, तो ये एक बेसिक पॉलिसी होगी, इन्होंने अपील की और इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी टॉप लेवल ने, ठीक है। इम्पोज्ड पॉलिसी होगी, जैसे गवर्नमेंट इम्पोज करेगी कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि मिनिमम वेजेस 500 पर डे तो वर्कर्स को मिलनी चाहिए, 500 पर डे, ठीक है। तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज कर दिया गया, एक थोप दिया गया, डिसीजन थोप दिया गया। देन पॉलिसीज़ को हम थर्ड बेसिस में हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम।
फ्रीडम कितनी होनी चाहिए, तो वो जनरल पॉलिसी या फ्लेक्सिबल पॉलिसी बोल सकते हैं, जिसको हम बार बार या फिर थोड़ी दिनों बाद उसमें थोड़ा सा रिफाइनमेंट कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। देन स्पेसिफिक पॉलिसी है रिजिड पॉलिसी। रिजिड मीन्स ठोस। ठोस पॉलिसीज मतलब ये चेंज नहीं हो सकते और इनको हमने विदाउट एनी डेविएशन फॉलो करना है, इनको स्ट्रिक्ट रूल की तरह हमें इनको फॉलो करना है। देन आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लियरिटी। अब क्लियरिटी की बेसिस पे रिटर्न पॉलिसीज़ है। रिटर्न पॉलिसीज़ जो होंगी वो इजीली अंडरस्टूड होगी, क्योंकि वो लिखित है, लिखी हुई चीज़ आपको जल्दी समझ आ जाएगी। और वहीं पे दूसरी पॉलिसीज़ आ जाएंगी जो औरल पॉलिसीज़ होंगी, जो बोल के बताई गई हैं। अब इनको आप भूल भी जाओगे, फ़र्क नहीं पड़ता, मे बी मैनेजमेंट भी भूल जाए, तो इतनी क्लियर नहीं होती, वेग होती हैं, थोड़ी सी अस्पष्ट होती हैं। देन आ जाते हैं इम्प्लाइड या एम्बिगस पॉलिसीज़। इम्प्लाइड पॉलिसीज़ ऐसा होता है कि जो आपको ऑलरेडी पता है, अब बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए काम करने की, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो ये कंपनी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है कि जब आप 18 ईयर्स से ज़्यादा हो जाओगे तो आप काम कर सकते हो, अदरवाइज़ वो लेबर चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा, तो वो अच्छा नहीं, वो तो वैसे भी हमारे रूल्स के खिलाफ है। तो उस तरह के काम आप नहीं करें। कुछ चीज़ें इम्प्लाइड होती है जो बताई नहीं जाती और वो बताना ज़रूरी भी नहीं है, वो अंडरस्टूड होती है। देन आ जाते हैं हम पॉलिसीज़ को इवेलुएट करने पे। इसमें सबसे पहले आप मेरिट्स देख लीजिए। पॉलिसीज़ जो होती है वो कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी लेके आती है, बार बार वही चीज़ें रिपीट होती हैं, तो उसकी वजह से कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी आती है हमारी डिसीजन मेकिंग में। जो भी हम डिसीजन लेंगे उसमें एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, कुछ आड़ी टेढ़ी बात नहीं होगी। देन कन्वीनियंस इन डिसीजन मेकिंग, कहीं बार कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए डिसीजन लेना, ईजी हो जाता है। अगर हम पॉलिसीज़ को देख के डिसीजन लेंगे तो वो हमारे लिए कन्वीनियंट प्रोवाइड करेगा। देन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इससे आपकी इम्प्रूव होगी, टाइम सेव होगा आपका, तो दैट मीन्स आप इजीली काम कर पाओगे। देन इनफ्लेक्सिबल भी होती है, कुछ रिजिड पॉलिसीज़ होती है जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, रूल्स की तरह उन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की तरह, ठीक है। देन पॉलिसीज़ आर ओनली गाइडेंस नॉट द फाइनल डिसीजन। अब पॉलिसीज़ आपको डिसीजन प्रोवाइड नहीं करती, सिर्फ एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि इस तरह से डिसीजन लो। लाइक आपको पॉलिसी गाइड कर रही है कि आपने 5 लाख से ज़्यादा कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप नहीं करोगे, सिर्फ एक इसने गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी। और देन आ जाता है पॉलिसीज़ आर नो सोल्यूशन टू ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। अब हम बोल रहे थे कि पॉलिसीज़ जो है वो सेम सिचुएशंस का सोल्यूशन देती है, लेकिन यहाँ पे हर सिचुएशन सेम नहीं होने वाली है। हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक है। अब डायनेमिक इन्वायरमेंट में सेम सिचुएशन होगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स ये सेम सोल्यूशन हमेशा हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहेगा, फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो सेम प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, तो हमेशा हमें सोल्यूशन पॉलिसी से नहीं मिलेगा। देन आ जाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पॉलिसी। अब साउंड पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी कौन सी है? जिसमें क्लियरिटी है, पॉलिसीज जो क्लियर है, जो क्लियरली अंडरस्टूड है, जो आपको समझ आ रही है, जो फ्लेक्सिबल है, जिसमें थोड़ी सी डिग्री ऑफ इंटरप्रिटेशन है, जिसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, जिसमें कंसिस्टेंसी है, जो बार बार आप अप्लाई करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जो रिटर्न है, जो लिखित फॉर्म में, दैट इज़ गुड पॉलिसी। जो बैलेंस्ड है, जिसमें ज़्यादा कठिन रूल नहीं है, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। देन रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने की तरफ ध्यान दे, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। रेलिवेंट होनी चाहिए, जो आपके मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको फॉलो करे पॉलिसी। हम कह रहे हैं मिशन और ऑब्जेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी बनानी चाहिए, दैट इज़ रेलिवेंट पॉलिसी। देन आ जाते थर्ड पार्ट पे, स्टैंडिंग प्लान्स एंड रिपीटेडली यूज प्लान्स में आपका थर्ड पार्ट है प्रोसीजर्स। अब प्रोसीजर्स क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं। जब आप सामान मंगवाते हो, तो जब आपने अमेज़ोन से सामान मंगवाया और आपको वो मशीन इंस्टॉल करने नहीं आती, तो उसमें एक यूज़र मैनुअल मिलता है ना, यूज़र मैनुअल, उसमें लिखा होता है ना कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, आपने ऐसे से काम करना है। वैसे ही प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर भी किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के एक हमें स्टेप्स बता देता है। तो इसके इम्पोर्टेंस क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि आप स्टैंडर्डाइज वे से टास्क कर सकते हो। अब जैसे प्रोसीजर इंप्लीमेंट करोगे तो आपको पता होगा कि पहले 1 2 3 4 ऐसे चलना है, तो इससे स्टैंडर्ड क्रिएट होता है, ठीक है। देन एफिशिएंसी, इससे आपका टाइम भी सेव होगा। आप जो टास्क है वो एज पर इंस्ट्रक्शंस करोगे और टाइमली उनको कंप्लीट कर पाओगे विद एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। देन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। अब नए एम्प्लॉयज़ लेके आते हैं, उनको पता होगा कि पहले हमने ये प्रोसीजर करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है,
तो इस तरह से उनको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। देन लिमिटेशंस क्या आती है, इनफ्लेक्सिबल होते हैं प्रोसीजर। अब देखिए, वन से पहले मैं फोर्थ स्टेप नहीं कर सकता, इसलिए इनफ्लेक्सिबल है, मुझे पहले स्टेप वन ही करना पड़ेगा। देन आ जाते हैं अननेसेसरी डिले। अब मान लीजिए ये अननेसेसरी स्टेप पे जो स्टेप टू है मेरे को स्किप करना था, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो इस वजह से मेरा टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। देन कॉम्प्लेक्सिटी। अब कुछ जो प्रोसीजर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, उसमें स्टेप्स ही मान लो आपको 50 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर टाइम भी डिले करेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, और जो एम्प्लॉयज़ है आपके वर्कर्स हैं वो भी थक जाएंगे। तो इसलिए ऐसे प्रोसीजर्स, ये प्रोसीजर्स की लिमिटेशन है। देन आ जाते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे, स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज प्लान्स में रूल्स। रूल्स आपका फोर्थ पॉइंट है। तो रूल्स की ऊंस एंड ऑडोनल, अलग अलग व्यक्ति है, ऊंस, हेरोल्ड ऊंस एंड ऑडोनल, इन्होंने रूल्स की डेफिनेशन दी है। अ रूल रिक्वायर दैट अ स्पेसिफिक एंड डेफिनेट एक्शन टू बी टेकन एंड नॉट टू बी टेकन विद रिस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, रिस्पेक्ट टू अ सिचुएशन। अब ये कह रहे हैं रूल्स बताते हैं हमें कि हमें किसी डेफिनेट या स्पेसिफिक सिचुएशन में, किसी एक तरह की सिचुएशन में कौन सा एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए मीन्स टू बी टेकन, मैं ये काम करूँ या नहीं, या नॉट टू बी टेकन, या फिर ये काम ना करूँ किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में। ये सब बातें हो रही हैं स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में, स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में ये सारी बातें की जा रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रूल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक फॉर्मल गाइडलाइंस आपको बताती हैं, मतलब कि आपने जो रूल्स फॉलो करने, मस्ट बी फॉलोड, ये आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। रूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए कि स्ट्रिक्ट होती हैं, आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे रूल्स, आपके पास भागने का कोई तरीका नहीं है, आप इनको किसी लूप होल से अवॉइड नहीं कर सकते। देन रूल्स जो होते हैं वो क्लियर होते हैं, लाइक आपने ड्रेस पहन के आनी है, जो आपकी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पहन के आनी है, ये रूल है आपका, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आपने कंपनी में जाना, आप यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, इन्फोर्सिबल होने चाहिए। अब रूल्स जो होने चाहिए वो इन्फोर्सिबल मीन्स कि अगर आप इन केस फॉलो नहीं करते रूल को तो आपके ऊपर पेनल्टी या फिर फाइन, जिसको हम बोलते हैं, फाइन इम्पोज किया जाएगा। इस तरह से इन्फोर्स किया जाता है रूल्स को। देन आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, स्टैंडिंग प्लान्स और रिपीटेडली यूज प्लान्स में स्ट्रैटेजीज। अब स्ट्रैटेजी नाम की एक चीज़ होती है। अब स्ट्रैटेजीज जो होती है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स होते हैं, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज आप बनाते हो। अब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव करोगे तो इसके लिए आप हर चीज़ डिसाइड करोगे। जैसे मान लीजिए आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसके लिए आप स्ट्रैटेजी बना के चलोगे, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाएगी। फ्लेक्सिबल होगी इन नेचर, अगर कोई चीज़, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाता है, बेस्ड ऑन सिचुएशन होने वाली है, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जो आपको टैकल करनी है और वो आपके प्लान में था नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इसको स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हो। देन नीडेड इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस होंगे जहाँ पे आपको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी सिचुएशन को देखते हुए, सिचुएशन को टैकल करने के लिए। देन लॉन्ग टर्म फोकस होता है पॉलिसीज़ का, याद रखिएगा लॉन्ग टर्म नेचर होता है। देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है ये। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मीन्स जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके उनसे ज़्यादा बेहतर आप परफॉर्म कर पाते हो इफ़ यू हैव साउंड स्ट्रैटेजी। अगर आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो उनसे ज़्यादा अच्छी है तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है, कंपटीशन में आपको ऊपर करता है एक तरह से। ठीक है, आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी अपने कंपटीशन की और आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे। देन कॉम्प्रिहेंसिव होती है। अब कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि यह हर एस्पेक्ट को इंक्लूड करेगी, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सभी को इंक्लूड करके चलेगी आपकी स्ट्रैटेजी। देन आ जाते हैं हम, स्ट्रैटेजी के कुछ स्टेप्स भी हैं, किस तरह से आप स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे, तो ये आपको एज इट इज़ लर्न करना पड़ेगा। जैसे नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है आपका, मिशन से, मैंने पहले ही बताया, मिशन से आपके ऑब्जेक्टिव्स निकल के आएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स का पता होना चाहिए। अब आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करना है, मींस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को एनालाइज करना है। आपको इंटरनल इन्वायरमेंट को एनालाइज करना है, मींस आपको स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस देखनी है अपनी कंपनी में, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है, ये एक्सटर्नल है एंड ये इंटरनल है।
मीन्स आपको यहाँ पे स्वॉट का यूज़ करना पड़ेगा। देन डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, फिर से आप प्लानिंग की तरह करोगे, अल्टरनेटिव्स निकालोगे, अलग अलग विकल्प निकालोगे, उन विकल्पों को एवेल्यूट करोगे, आप देखोगे किसमें कितना खर्चा आता है, कौन सा कितना फ़ायदेमंद है, फिर उसके बाद आप पर्टिकुलर स्ट्रेटजी चूज़ करोगे, मीन्स अल्टरनेटिव एक सिलेक्ट करोगे। तो ईजी से स्टेप्स हैं। देन फैक्टर्स गवर्निंग द राइट स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी कौन सी बेहतर होने वाली है, वो फैक्टर्स कौन कौन से, एक बार वो भी कंसीडर कर लेते हैं। लाइक इंटरनल कंसिस्टेंसी, आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से थोड़ा मेल खाती होनी चाहिए जो आपकी ये स्ट्रेटजी है। एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी उस तरह से होनी चाहिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे भी इम्प्लीमेंट हो जाए। कंसिस्टेंट विद अवेलेबल रिसोर्सेज, जैसे आपके पास जितना मैन पावर पड़ा है, जितना पैसा पड़ा है, जितना मटेरियल पड़ा है, उनके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, उनके साथ मेल खाए, ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बियरेबल डिग्री ऑफ रिस्क, अब रिस्क आप उतना ही उठा सकते हो जितना आपके पास पैसा पड़ा है या फिर जितनी रिसोर्सेज पड़े हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि आप जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हो, जो भी उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, वो आप उठा पाओ। देन अप्रोप्रिएट टाइम, आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट, आपको हथौड़ा तब मारना है जब लोहा गर्म है। ठीक है, तो आपको अच्छे वक्त पे स्ट्रेटजी डेवलप करनी है एकदम से। देन इनफ डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, अब आपका जो स्ट्रेटजी है वो वर्केबल होना चाहिए, मीन्स उसमें काम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसी स्ट्रेटजी बना दो जो इम्पॉसिबल हो, जो अचीव करना मुश्किल हो जाए। देन आ जाते हैं सिंगल यूज़, स्पेशल और सिंगल यूज़ प्लान्स पे। स्पेशल प्लान्स या सिंगल यूज़ प्लान्स वो प्लान्स होंगे, अब ये सेकंड आ गया हमारा। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान में ये पहला हमारा आया स्टैंडिंग प्लान्स या फिर रिपीटेडली यूज़ प्लान्स, जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो लंबे पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। अब स्पेशल प्लान्स जो होंगे स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बनाए जाएंगे, इनको हम एडहॉक प्लान्स भी बोलते हैं। एडहॉक प्लान्स आपके किसी नॉन रेकरिंग इवेंट के लिए बनाए जाएंगे या फिर नॉन रेकरिंग सिचुएशंस। एक होता है शब्द आपका रेकरिंग, रेकरिंग मतलब होता है जो बार बार रिपीट हो। अब रिपीट सिचुएशन के लिए तो आपके स्टैंडिंग प्लान्स चल जाएंगे, लेकिन नॉन रेकरिंग मीन्स जो रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटेबल, नॉट रिपीटेड लिख लो, जो रिपीट नहीं हो रही, जो सिचुएशन सिर्फ एक बार आएगी फिर उसके बाद पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, ऐसी सिचुएशन के लिए आप सिंगल यूज़ प्लान बनाते हो। अब ऐसी सिचुएशंस आएंगे तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले की पॉइंट्स देख लीजिए, ये टेम्प्रेरी इन नेचर होता है, इसका पर्पस क्या होता है, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए डेवलप किए जाते हैं ऐसे प्लान्स, और टेम्प्रेरी नेचर के होते हैं, मतलब सिंगल यूज़ प्लान होते हैं, एक बार यूज़ किया उसके बाद दोबारा यूज़ नहीं होंगे। देन इसके कुछ की पॉइंट्स है, जैसे प्रोजेक्ट प्लान्स, आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसके लिए आप, जैसे नया प्रोजेक्ट आपने लॉन्च करना है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसके लिए आप प्लान बनाओगे। बजट अगर आपने बनाना है उसके लिए एनुअल, जैसे एनुअल बजट बनाना है तो 1 साल का बजट होगा तो उसके लिए प्लानिंग करोगे। कैंपेन लॉन्च करना है आपने किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए, मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना है, आप मार्केटिंग कर रहे हो अपने नए प्रोडक्ट की, उसके लिए आप प्लान बनाओगे तो वो भी स्पेशल प्लान होगा, उसी प्रोडक्ट के लिए होगा। कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो उसके लिए थोड़ा अलग होने वाला है। ठीक है, इनका एडहॉक नेचर होता है। एडहॉक नेचर मीन्स ये तभी क्रिएट किए जाएंगे जब इनकी नीड होगी, क्रिएटेड व्हेन नीडेड। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, क्रिएटेड व्हेन नीडेड, जब ज़रूरत होगी तब बनाओगे। फोकस्ड ऑब्जेक्टिव होगा, इनका ऑब्जेक्टिव जो होगा क्लियर होगा, स्पेसिफिक होगा, आपने विद इन टाइम फ्रेम बनाया होगा, इसको आप अचीव करोगे कुछ टाइम पीरियड में, ऐसा आपने सोच के रखा होगा। फोकस्ड ऑब्जेक्टिव होगा मीन्स कि आपने किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये प्लान बनाया है जो कि सिर्फ एक बार यूज़ होने वाला है। देन टाइप्स ऑफ सिंगल यूज़ प्लान आ जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट है आपका प्रोग्राम। ठीक है, अब प्रोग्राम्स आपके होते हैं, जैसे अ, जो प्रोग्राम्स होंगे ये आपके, आप आपने देखा होगा कि आपके अराउंड भी कुछ प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो डिटेल प्लान्स होते हैं, ये एक तरह से आउटलाइनिंग द एक्टिविटीज़, रिसोर्स एंड टाइमलाइंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अब देखिए, आप प्रोग्राम में आप डिसाइड करोगे, कोई आपका एक प्रोजेक्ट है, आप कोई प्रोजेक्ट करने वाले हो, उसके लिए आपने प्रोग्राम बनाया, आप उसके लिए प्रोग्राम फॉर्म करोगे कि किस तरह से, इसको हम लेआउट बोल सकते हैं, एक तरह से लेआउट, लेआउट बोल सकते हैं। लाइक 10 तारीख को आपने यहाँ जाना है,
12 तारीख को आपने इसको पैसे देने हैं। फिर उसके बाद 13 तारीख को आपने लॉन्च करना है। फिर उसके बाद 15 तारीख को आपने फाइनली उसको प्रॉफिट अचीव करना है। ठीक है, ऐसे से करके आप एक तरह से लेआउट प्लान करते हो। देन इसका डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होता है, इसको क्लियर ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाएगा अपने माइंड में रख के, और प्रोग्राम्स जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाए जाएंगे। देन आ जाते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, प्रोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होने वाला है आपके प्रोग्राम का। इसमें क्लियर ऑब्जेक्टिव आपको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग में पहले से क्लियर होना चाहिए आप ये प्रोग्राम क्यों करने जा रहे हो, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है इस प्रोग्राम को करने का। देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन सब प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम्स जैसे मैंने आपको प्लान्स बताया था, एक मेन प्लान होता है, एक सपोर्टिंग प्लान होता है, वैसे ही प्रोग्राम के भी सब प्रोग्राम्स होते हैं। सब प्रोग्राम्स होंगे वो भी कोऑर्डिनली चलने चाहिए। अब एक बड़ा प्रोग्राम होगा, एक मेन प्रोग्राम होगा, उसके छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी आजू बाजू चल रहे होंगे, तो इनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बना के चलना है। देन आ जाएंगे प्रोग्राम शुड बी अकॉर्डिंग टू द बेसिक पॉलिसी। जो भी आपकी बेसिक पॉलिसी है उसके साथ मेल खाना चाहिए आपका मेन प्रोग्राम। देन आ जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब जो आपका प्रोग्राम है वो आपने किसी टाइम लिमिट के अंतर्गत अचीव करना है, एक टाइमलाइन में अचीव करना है। देन रिसोर्स एलोकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये थोड़े से ऑप्शनल, अकाउंटेबिलिटी, एवोल्यूशन एंड मॉनिटरिंग, ये थोड़े से एडिशनल मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, आप अपने एंड से इनको पढ़ सकते हो। रिसोर्स एलोकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, एवोल्यूशन एंड मॉनिटरिंग। देन टाइप्स ऑफ प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम्स किस तरह के होते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ दिनों के लिए बनाए जाते हैं, फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स के लिए। जैसे मार्केटिंग कैंपेन का प्रोग्राम आपने लॉन्च किया, आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो ये 3 महीनों में आपने डिसाइड किया कि आप इसको लॉन्च करोगे 3 महीनों में। तो इस प्रोग्राम का आपका पर्पस क्या होगा, जो भी इमीडिएट नीड और ऑब्जेक्टिव सच एज सीजनल सेल्स और प्रमोशन ऑफ अ क्विक ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो जैसे पर्पस क्या होगा कि जैसे ही आपका वो टाइम पीरियड आएगा, जैसे आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब उससे आपने तुरंत प्रॉफिट अचीव करना है। जो भी आपके उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आपने अचीव करने, जैसे उसकी सेल्स बढ़नी चाहिए उस प्रोडक्ट की, तो उस तरीके से आप इसका पर्पस लेके चलोगे। देन लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स आएंगे कुछ आपके। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स जो होंगे वो आपके 5 साल होंगे, 5 साल तक होंगे, या फिर 5 साल से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने न्यू मार्केट में एंटर करना है। अब न्यू मार्केट में एंटर करना मीन्स आप पहले सिर्फ इंडिया में ऑपरेट करते थे, आप सिर्फ इंडिया में ऑपरेट करते थे, और अब आप चाहते हो कि आप इंटरनेशनल हो जाओ, आपने यूएस में भी ऑपरेट करना है। ठीक है, ऐसा मान के चलो। तो न्यू मार्केट में जब एंटर करना तो उसके लिए ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा टाइम लगेगा, तो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में आएगा, यानी कि 5 ईयर से ज़्यादा तक आ जाएगा। ठीक है। देन लिमिटेड प्रोग्राम्स होते हैं। लिमिटेड प्रोग्राम्स जो होते हैं, जैसे इनकी ड्यूरेशन सबसे कम होगी, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर इनकी ड्यूरेशन चलेगी। 1 साल के अंतर्गत आपको इनको अचीव करना है। जैसे आपने नया आईटी सिस्टम अपग्रेड करना है अपनी कंपनी में, तो ये 6 महीनों के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिक इशू को टैकल किया जाएगा। देन आ जाते हैं ब्रॉडर प्रोग्राम्स। ब्रॉडर प्रोग्राम्स आपके बड़े होने वाले हैं, मतलब बड़े लेवल पे ये प्रोग्राम्स होने चाहिए। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, प्रोग्राम्स इन्वॉल्व मल्टीपल एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट। इसके अंदर बाकी बहुत सारी ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो ये ब्रॉड प्रोग्राम्स में आ जाते हैं, और उनके अंदर आपके छोटे छोटे प्रोग्राम्स चलते रहेंगे। इसमें आपने अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, ज़्यादा टाइम लेते हुए इनको इम्प्लीमेंट करना है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। देन आ जाते हैं हम प्रोजेक्ट्स पे। अब प्रोजेक्ट्स जो होंगे, स्मॉलर प्लान्स होंगे, कंट्रीब्यूट टू द कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम्स। अब जैसे आपका एक प्रोग्राम तो बड़े लेवल का आ गया, प्रोग्राम्स तो बड़े बड़े होते हैं, आपने न्यू मार्केट में एंटर करना है। एक प्रोग्राम है, आपने न्यू मार्केट में एंटर करना है। न्यू मार्केट यानी कि आप इंडिया में ऑपरेट करते थे, अब आप चाहते हो आप यूएस मार्केट में भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे। अब इसी के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे जो कि हेल्प करेंगे इस प्रोग्राम को अचीव करने में। समझ में आ गई बात। तो उसके बाद आ जाते हैं हम बजट्स पे। बजट आपका नेक्स्ट टाइप है स्पेशल और सिंगल यूज़ प्लान में। अब आप बजट जो प्रिपेयर करोगे, बजट आप किसी
फाइनेंशियल ईयर के लिए भी प्लान कर सकते हो। मतलब बजट एक तरह से होता क्या है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्लान। अब जो भी आपने प्लानिंग की थी कि आपने ऐसे से नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपने ये चीज़ करना है, तो उसको जब आप मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे, मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे, या फिर हम बोल सकते हैं रुपीज़ में या पैसों में आप एक्सप्रेस कर दोगे कि इतने पैसे लगने वाले हैं इस प्लान को अचीव करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड बजट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब हम किसी भी चीज़ को पैसों में तोल दे, दैट इज़ बजट। जो आपने प्लान बनाया था उसको आपने पैसों में एक्सप्रेस कर दिया, मॉनेटरी टर्म्स में बता दिया, दैट इज़ बजट। देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी बजट की, ये क्वांटिटेटिव नेचर होगा क्योंकि इसमें आप नंबर्स में बताओगे, फिगर्स में बात करोगे। हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब जब आपको एक्चुअल चीज़ें पता चल जाएंगी कि इतना आपके पास बजट है, तो आप एक्चुअल स्पेंडिंग के अकॉर्डिंग इसमें प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो। देन आ जाते हैं स्केड्यूल्स पे। स्केड्यूल्स आपका नेक्स्ट टाइप है सिंगल यूज़ और स्पेशल प्लान्स में। तो स्केड्यूल्स जो होते हैं ये टाइमलाइन डिसाइड करते हैं। टाइमलाइन कैसे कैसे आपका काम चलने वाला है, यहाँ से लेके इस डेट से लेके 10 से लेके 15 तक आप क्या करने वाले हो, 15 से लेके 30 तक आप क्या करने वाले हो, फिर नेक्स्ट मंथ आपके क्या करने वाले हो। तो स्केड्यूल आपको प्रोवाइड करेगा एक तरह से प्रॉपर लेआउट, प्रॉपर गाइडलाइन कि कौन से टाइम पे क्या चीज़ होने वाली है, कौन से टाइम पे एक स्पेसिफिक टास्क आपका अचीव होने वाला है। देन आ जाते हैं हम इसके इम्पोर्टेंस पे। अब जो आपके स्केड्यूल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, फोकस्ड होते हैं, एंड कंट्रोलिंग करना इसमें इजी होता है। ठीक है, आपको कंट्रोल की ज़रूरत होती है। तो फ्लेक्सिबल किस तरह से होंगे, जैसे ही कुछ यूनिक सिचुएशंस आएंगी आप अपने स्केड्यूल्स में चेंजेस कर सकते हो, थोड़ा आगे पीछे टाइमलाइन हो सकती है। देन आ जाते फोकस कैसा रहेगा, आपके स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने का फोकस रहेगा। एंड कंट्रोल कैसा रहेगा, आप प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहोगे स्केड्यूल्स के थ्रू कि काम टाइमली चल रहा है या नहीं चल रहा है, कुछ एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। उसकी वीडियो भी आपके पास जल्दी आ जाएगी। डिसीजन मेकिंग हम जितना जल्दी हो सकेगा करने की कोशिश करेंगे। डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। प्लानिंग आज हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।